नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राघव नए वीडियो के साथ आज आपको राजपूत वंश के बारे में विस्तृत रूप से बताना आया हूँ। राजपूत वंश की बात करें तो देखिए, नॉर्मल इतिहासकार हमें सीधे मौर्य वंश पढ़ाते हैं, फिर गुप्त और फिर सीधे कहाँ ले आते हैं हर्षवर्धन और फिर सीधे सल्तनत। इस बीच के काल में थोड़ा सा हमें कम बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक छोटा मोटा पीरियड नहीं था। आप देखेंगे कि इस लगभग 500 वर्ष के काल में, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये एक बहुत लंबा कार्यकाल था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाता है और पश्चिम भारत में अनेक छोटे मोटे राज्यों का उदय होता है। और ये जो राजवंश हैं, पाल, प्रतिहार, परमार, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान, सोलंकी, पालवंश, कलचुरी, इस प्रकार ये छोटे छोटे राजवंश थे। और इसकी उत्पत्ति के बारे में पिछली वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बता चुका हूँ। 1192 में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हो जाती है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो ये एक जो पीरियड है, ये जो बीच का पीरियड है वो क्या कहलाता है? राजपूत काल। क्या कहलाता है? राजपूत काल। राजपूतों की वंश की बात करें तो सबसे प्राचीन वंश जिसका आज हम वर्णन करेंगे वह है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो दोस्तों, जो प्रतिहार वंश है, इसका जो प्रतिहार शब्द है उसका अर्थ होता है द्वारपाल। जब यज्ञ से इनकी उत्पत्ति हुई तो इनकी द्वार रक्षा के लिए हुई थी। दूसरी, अरब आक्रमणकारी, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो बाहरी विदेशी आक्रांता थे, जो इस देश के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तो इस समय इन्होंने शपथ ली कि हम इसके द्वारपाल का इन्होंने कार्य किया, रक्षा का कार्य किया, इसलिए इनको प्रतिहार कहा जाता है। रही बात गुर्जर कोई नाम, इनकी कोई जाति नहीं थी। गुजरात के गुर्जरत्रा क्षेत्र से होने के कारण इनका ये गुर्जर कहलाते थे। इनकी कुलदेवी चामुंडा माता थी और इनके पहले जो शासक थे वो थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र वो नहीं जो हम सुनते हैं, ये हरिश्चंद्र ऐतिहासिक हरिश्चंद्र है जो प्रतिहार वंश से, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं। 620 ईस्वी में सत्ता में बैठे। मंडौर को इन्होंने राजधानी बनाया। मंडौर में अपनी शासन सत्ता की स्थापना की। उसके बाद मेड़ता को जीता। मेड़ता जो नागौर में है उसको अपनी राजधानी बनाया। और इसके बाद हम देखते हैं जो एक राजा के अंदर जो महत्वाकांक्षा है, इन्होंने शुरुआत की, लेकिन ये इतने शक्तिशाली शासक नहीं थे। संस्थापक के रूप में इनका नाम आता है। उसके बाद में जिस शक्तिशाली शासक का नाम आता है, इन्हीं के सेनापति थे। इन्हीं के सेनापति नहीं कहेंगे, इसके बाद अनेक शासक आते हैं। और लेकिन अगर इस वंश के प्रत्येक शासक का हम वर्णन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, रुचिकर नहीं रहेगी। तो हम मुख्य शासक हैं उनके बारे में हम आज आप इसको बताएंगे। तो इसके जो दूसरे मुख्य शासक हुए, नागभट्ट प्रथम 730 में गद्दी पे बैठे और 760 तक, लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इनके काल की जो प्रमुख घटना है वो है अरब आक्रमण और अरब आक्रमण का इन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया और उनको परास्त करके वापस भगाया। इस कार्य में इन्होंने जिस प्रमुख व्यक्ति का सहयोग प्राप्त किया वो थे बप्पा रावल, जिन्होंने रावलपिंडी की स्थापना की थी। इसके बाद जो इन्होंने भीनमाल पर आक्रमण किया और भीलमाल को विजय प्राप्त किया। इसके बाद जो शक्तिशाली शासक आते हैं वो आते हैं वत्सराज, जिनके दरबार में उद्योतन और जिनसेन सूरी थे, दरबारी थे, जो दो कवि। इन्हें कोलमाला और हरिवंश पुराण इसकी रचना की।
वत्सराज एक निर्माणकर्ता भी थे जिन्होंने ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया, महावीर जी का सूर्य मंदिर निर्माण कराया। इसके अलावा इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि ये बहुत महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने प्रत्यार वंश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रत्यार साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले दोआब क्षेत्र के कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज में इंद्रायुद्ध नाम का एक व्यक्ति शासन कर रहा था। जब उसने वहाँ पे आक्रमण किया तो इंद्रायुद्ध भागकर पाल वंश जो कि राजपूती थे वहाँ जाते हैं और पाल वंश इनको शरण देता है। जब पाल वंश में उस समय धर्मपाल नाम के एक व्यक्ति थे जो शक्ता में थे, तो वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया। वर्तमान में बिहार में एक मुंगेर नामक स्थान है वहाँ पर। उसके बाद इंद्रायुद्ध जो हार चुका था, जब देखा कि भाई वह धर्मपाल भी हार चुका है तो अब क्या करें, तो राष्ट्रकूटों के पास जाता है जो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र में उस समय थे। राष्ट्रकूट आते हैं और क्या होता है, वत्सराज परास्त हो जाता है। बेचारे ने जीता, परास्त हुआ, वापिस कन्नौज चला गया। उसके बाद एक बहुत महान शक्तिशाली शासक आता है, नागभट्ट द्वितीय। और ये जो नागभट्ट द्वितीय थे, इसकी जीवन की सबसे पहली जो उपलब्धि थी वो ये थी कि इसने कन्नौज को जीता परमानेंटली और अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी बनाने के बाद इन्होंने जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसका अंत कर दिया। अंत कैसे किया? पालों को उसने परास्त कर दिया और राष्ट्रकूटों से संधि कर ली, मित्रता कर ली। इस प्रकार से प्रश्न ये बन जाता है कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ उसका अंत किसके द्वारा किया गया? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। और इन्होंने महत्वपूर्ण उपाधियां भी प्राप्त की थी। ये प्रश्न आया भी था अभी पिछले कुछ महीनों पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें, कि नागभट्ट द्वितीय की उपाधियां क्या क्या थी। जो आदि वराह और प्रवास पाटन। आदि वराह ये इन्होंने विष्णु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया और इसके सिक्के भी हमें मिलते हैं। जब कन्नौज की अभी खुदाई हुई थी तो उसमें आदि वराह के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इससे पता चलता है कि इनका यहाँ तक शासन था। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय के बाद एक शासक आते हैं रामभद्र शासक तो बन जाते हैं, लेकिन नागभट्ट परेशान रहता था इनके बारे में, क्योंकि आपस में लड़ते रहते थे और इनकी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा थी कि वो सोचता था कि मेरे बाद क्या होगा। इसके बाद उसने अपने पौत्र की तरफ देखना शुरू कर दिया और उसका पुत्र था मिहिर भोज। उसको बोलता है कि तेरे को ही मैं अपने राज्य उत्तराधिकारी बनाऊंगा, और उसने सोच भी लिया था ऐसा। और लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनकी नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र 1833 में शासक बना, लेकिन जो बीज महत्वाकांक्षा के नागभट्ट द्वितीय मिहिर भोज के दिमाग में भर गए थे, उनका परिणाम ये हुआ कि मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद शासन सत्ता पे बैठ गया। तो इसलिए इतिहास में मिहिर भोज को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मिहिर भोज के द्वारा जो कार्य किए गए वो इतने महान कार्य थे, जिससे उसका जो ये टैग है पितृहंता का वो हल्का पड़ जाता है। क्योंकि मिहिर भोज की अगर शासन की बात करें तो मिहिर भोज ने इतना बड़ा शासन स्थापित किया कि हम जिन महान शासकों की बात करते हैं, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, ये सब फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि उसके द्वारा स्थापित राज्य अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में पश्चिम की सीमाओं को छू रहा था,
तथा पूर्व में बंगाल तक उसका राज था। तो इतना बड़ा राज्य किसी भी शासक के द्वारा स्थापित नहीं किया, किसी राजपूतों के द्वारा नहीं किया गया। तो ये उनकी एक महान उपलब्धि थी। इसके बाद इन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। और महत्वपूर्ण बात यही थी इनकी जो साम्राज्य की, कि इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, एक अच्छे इस्टेब्लिश्ड किया। और उसके बाद महेंद्रपाल होते हैं और उसके बाद महिपाल आते हैं। महिपाल के काल की जो सबसे महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन ये है कि महिपाल इनके दरबार में राजशेखर एक कवि थे जिन्होंने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी और हर विलास, बाल रामायण, बाल भारत और बाल महाभारत अनेक छोटे मोटे ग्रंथों की रचना की। और इसके बाद महिपाल के बाद हम देखते हैं राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल का बहुत लंबा शासन होता है, 960 से 1018 तक ये सत्ता में रहते हैं। और इनकी दुर्भाग्य की बात है कि इतने लंबा शासन जो मैंने किसी का ही नहीं देखा, होने के बावजूद इनकी कोई कीर्ति नहीं है। कीर्ति का कारण है विदेशी आक्रमण। उस समय महमूद गजनवी ने 1001 से जो आक्रमण शुरू किए थे, इनके काल में आरंभ हो गए। और अंतिम आक्रमण 1027 में पंजाब के क्षेत्र में किया था। लेकिन जब इनको ये पता चला कि महमूद गजनवी आ रहा है, तो ये छोड़ के भाग गए कन्नौज को। और क्या हुआ, इनके सामंत इनसे नाराज़ हो गए। सामंतों ने इनके उत्तराधिकारी त्रिलोचन को मना के गद्दी पर बिठाया और बताया कि तू ही वास्तव में शक्तिशाली है, तू ही राजा बनना था, वो तो गलती से बन गया। और त्रिलोचन गजनवी का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये शासन पतन की तरफ जा रहा था। और अंतिम जो शासक जिसके बारे में हम सुनते हैं वही है यशपाल, जो 1093 में हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो प्रत्यार वंश है किस तरह एक छोटे से राज्य से बहुत बड़े विस्तृत साम्राज्य में बदल दिया। इन्होंने अपने शौर्य के दम पे एक विस्तृत साम्राज्य की रचना की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैं एक बार रिपीट कर दूं आपको थोड़ा सा इसकी मुख्य मुख्य जानकारियाँ। हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे, जो 620 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। मंडोर में इन्होंने स्थापना की इस वंश की। इसके बाद नागभट्ट हुए, जिनको अरबों का नाशक कहा जाता है। इसके बाद वत्सराज हुए, जिन्होंने अनेक काम किए, ग्वालियर प्रशस्ति, ओसिया में मंदिर बनवाए, वो निर्माणकर्ता भी थे। वो साहित्य के सम्मान करने वाले व्यक्ति भी थे, जिनके राज दरबार में उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी 2 दरबारी थे, जिन्होंने हरिवंश पुराण और कोतमाला नाम के ग्रंथ भी लिखे। इसके बाद हम देखते हैं नागभट्ट द्वितीय है, उसको त्रिराष्ट्र संघर्ष कांत करने वाला शासक के रूप में जो कीर्ति मिलती है। और उसके बाद महिपाल, जिनके राज दरबार में राजशेखर एक कवि थे। इन्होंने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, बाल महाभारत लिखी। ये बहुत महान कवि थे। इसके बाद राजपाल हैं, जिन्हों लंबा शासन है, जिनके काल में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं त्रिलोचन गजनवी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा जाता है। और यशपाल इस वंश का आखिरी शासक है। तो इस प्रकार इसमें प्रश्न बहुत बार याद आ जाते हैं कि जो वत्सराज के समय कन्नौज का शासक कौन था। तो
इंदिरा युद्ध था। इसके साथ साथ ये जो मैंने बताया इसमें से अनेक प्रश्न बन जाते हैं जो बीच में मैंने बताए भी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इस वीडियो को सुने और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तब तक अगली वीडियो में हम आपको एक अगले विख्यात वंश चाहमान वंश, जिसको चौहान वंश भी कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक यू।